जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबत शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो एक क्लास है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की क्लास रहेगी। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये जो प्रॉपर क्लास है हमने आपके सेमेस्टर एग्जाम को ध्यान में रख करके प्रॉपर डिज़ाइन करी है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे जो बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के बच्चों की फिजिक्स की जो बुक का नाम है वो है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ कंसंट्रेशन बना के एंड तक वॉच कर लिया तो आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं 30 ही नहीं कह रहा हूँ, 30 प्लस नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले आप एक बात समझो, बिल्कुल छोटी सी। आप सबको पता है आपके जो एग्जाम है वो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड में होने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को विथ रणनीति हम कंप्लीट करेंगे। और किस तरह से करेंगे, देखो इस वीडियो में आपको क्वांटम से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, लॉरेंस से मिलेंगे, विद्युत प्रभाव से मिलेंगे, डी ब्रोगली, प्लांक विकिरण, समूह वेग, कण वेग, निर्देश फ्रेम, ट्रांजिस्टर, इन सब से जो है आपके क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानना, है ना, ऐसी जो वीडियो है बिल्कुल सटीकता से आपके लिए हमने प्रॉपर डिज़ाइन करी है, ठीक है। तो पूरे फोकस के साथ एंड तक जरूर वॉच करना। और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पूरा फोकस बना लेना और लिखते हुए आप चलेंगे, कोई चीज़ को छोड़ेंगे नहीं आप, ठीक है। सब लोग समझो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार जो स्थिति है डेल्टा एक्स एवं जो संवेग है डेल्टा पी का जो गुणनफल है वो क्या होगा। अब सबसे पहले हम आपको छोटी सी बात बताएं, अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, बताओ जल्दी से। अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत सबसे पहले बताया था इस बारे में हाइजेनबर्ग ने बताया था। दूसरी चीज, अनिश्चितता का जो सिद्धांत लागू होता है वो दो कॉनिकल चरों के स्वतंत्र मापन में लागू होता है, ठीक। अब अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और ये बड़ा है बराबर है किससे, है ना, h/4 से। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आप याद रखेंगे। और आपको घुमाने वाले क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं, है ना। आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा आंसर सही है। आप याद रखेंगे आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे। हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा बनेगा, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? आप कहेंगे सर हाइजेनबर्ग ने दिया, ठीक है। अब इसके दो रूप आते हैं पेपर में। देखो, डेल्टा एक्स स्थिति और डेल्टा पी जो संवेग में हम समझ रहे थे, या तो आपको ऐसा लिखा दिखेगा या फिर आपको ऐसा लिखा दिखेगा, तो आप दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देख लेना, ये लगभग बराबर का साइन माना जाता है और ये जो है एग्जैक्ट बराबर का साइन माना जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही रूप दिख जाए तो दोनों ही सही है, ठीक है। अब समझो ऊर्जा और समय के साथ जो अनिश्चितता का संबंध है वो क्या होगा। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ये बड़ा है, ठीक है, और बराबर है किससे, h/4 से। तो ये ऊर्जा और समय के लिए बिल्कुल सही है। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, चाहे दिमाग में स्क्रीनशॉट लो चाहे मोबाइल में लो, पर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब समझो एक बात नीचे, देखो संवेग और तरंग दैर्घ्य में जो संबंध है उसकी हम अगर चर्चा करें यहाँ पे, तो लैम्डा बराबर h/p होता है, आप सबको पता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे p बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर p बराबर तो m इंटू वी होता है। क्या होता है? p बराबर m इंटू वी होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, लैम्डा बराबर h/p की जगह पे हम रख देते हैं m इंटू वी। तो आपका एक यहाँ से भी निकल के आ गया, ठीक है, एक यहाँ से भी निकल के आ गया। तो एक तो ये हो गई बात, एक जो मैंने बताया था आपको वो हो गई बात, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। देखो हमने लिखा भी है, श्रोडिंगर साहब को श्री लिख दिया, ठीक है। श्री श्रोडिंगर समीकरण जो है वो लिखी जा सकती है कैसी, तो बिल्कुल आपको ऐसे याद रखना है, एच साई इक्वल ई साई, ठीक है, एच साई इक्वल ई साई। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नकार नहीं सकते, है ना। इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। बात करेंगे तीसरे नंबर के प्रश्न की, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो देखो, रेखीय आवृत्ति दोलन की जो शून्य बिंदु ऊर्जा है वो कितनी होती है, तो 1/2 एच ओमेगा। कितनी होती है? 1/2 एच ओमेगा, है ना। पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक कर दो यार, है ना, लाइक जरूर कर दो क्लास को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट जो प्रभाव है उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 4। देखो, अब कॉम्पिटेंट प्रभाव अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरा कॉम्पिटेंट प्रभाव पढ़ लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 से ही पूरा कॉम्पिटेंट प्रभाव हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे कॉम्पिटेंट प्रभाव सिद्ध करता है कि, क्या सिद्ध करता है कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं वो होती हैं, या फिर क्वांटम प्रकृति होती है क्वांटम प्रभाव में, या द्वितीय प्रकृति होती है, या इनमें से कोई नहीं।
समझो पहले बात, देखो तो क्वांटम प्रभाव जो है वो सिद्ध करता है, जो बताता है वो कहता है भाई साहब कि जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है उसमें क्या है, द्वितीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? द्वितीय प्रकृति होती है। अब आप कह रहे होंगे सर द्वितीय प्रकृति क्या है? देखो नीचे समझते हैं हम क्या है। एक ही इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों की जो प्रकृति अगर पाई जाए तो उसे कहते हैं हम द्वितीय प्रकृति। कैसी? जैसे आप कहते हैं ना कि दो मोह का जो है वो सर्फ होता है ना, उसका काम क्या होता है बताओ? उसके जब दो मोह हैं तो वो किसी से भी कट कर सकता है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन में अगर कण और तरंग दोनों की प्रकृति पाई जाए तो आप उसे कहेंगे द्वितीय प्रकृति। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे कॉम्पटन प्रभाव क्या है। अब देखो कॉम्पटन प्रभाव में जो होते हैं केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे अगर ऑप्शन में आ जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जो और चीज़ें दे दें वो है ना कि प्रोटॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही होते हैं, तो आप वहाँ पे सीधा सीधा लगाएंगे कि भाई साहब कुछ नहीं होता है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बन सकता है, आप ये ना सोचो, ये बिल्कुल फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना। तीसरे की बात करेंगे कॉम्पटन विस्थापन। तो भाई साहब प्रकीर्णन कोण पर जो निर्भर करता है वो क्या निर्भर करता है? तो कॉम्पटन विस्थापन जो है वो प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अब आपसे पूछ लेगा बताओ कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन विस्थापन किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णन कोण पर, या फिर दो तीन और ऑप्शन उसने अलग दे दिए, तो आप वहाँ पे प्रकीर्णन कोण लगाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कॉम्पटन प्रभाव। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकीर्णन प्रभाव जो निर्भर करता है वो किस पर, तो आप कहेंगे सर कॉम्पटन विस्थापन पर। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चौथा कॉम्पटन प्रभाव, है ना। अब जो कॉम्पटन प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर गामा और एक्स किरणों से संबंधित है। याद रखना दोनों से ही संबंधित है, एक्स किरण से भी संबंधित है और आपकी जो गामा किरणें हैं उनसे भी संबंधित है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 5 नंबर का फैक्ट हम कॉम्पटन प्रभाव से समझते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान m0 है तब कॉम्पटन जो तरंग दैर्घ्य है h/m0c होगी। इतना भी याद रखेंगे आप, है ना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है हमने सब लिखा है, क्योंकि हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा भी था कि ये क्लास जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके डिजाइन करी है। क्योंकि देखो टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, है ना, कम टाइम में हम सोच रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। 6 नंबर का प्रश्न कॉम्पटन प्रभाव में यदि प्रकीर्णन कोण पाई कितना है, ये जो फाई है वो π/2 है, तब हम बात करेंगे अगर तरंग दैर्घ्य की, तो डेल्टा लैम्डा जो हो जाएगा h/m0c हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अपने माइंड में सेट कर लो दोस्तों। नेक्स्ट 7 नंबर का फैक्ट, कॉम्पटन विस्थापन डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य लैम्डा सी के बराबर होता है। कब होता है? जब पाई का मान π/2 हो। दोनों ही बात एक जैसी हैं, ये हमने आपको बताया था अभी, है ना। तो जो फाई का मान है वो कितना होना चाहिए? आपका π/2 होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 नंबर का अधिकतम क्वांटम विस्थापन कब होगा? तो अधिकतम क्वांटम विस्थापन होगा 2h/m0c जब होगा। तो बिल्कुल लाइक कर दो वीडियो को, है ना, अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो। बहुत बढ़िया, आपने कॉम्पटन प्रभाव की काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं। एक बार हम थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहेंगे। कॉम्पटन प्रभाव है एक्स वाई दोनों ही किरणों पर क्या है? दोनों ही किरणों से संबंधित है। ठीक है, एक्स वाई मतलब था एक्स किरणें और गामा किरणें। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 5 नंबर की बात करेंगे क्वेश्चन की, आपके सामने है प्लांक का विकिरण सूत्र है। भाई साहब ऐसे याद रख लेना, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, देख लेना, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आएगा और 4-5 चीज़ें घुमा के दे देगा वो, है ना। तो आपको ये समझ नहीं आएगा ना, लिखा समझ पाएंगे आपकी क्या लिखा है। हो सकता है यहाँ लैम्डा की जगह पे कुछ और लिख दें, एच लिख दें, है ना, यहाँ टी लिख दें, कुछ लिख दें, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। या फिर ये उल्टा लिखा मिल जाए आपको लैम्डा, या ऊपर ये लिखा मिल जाए, कहने का मतलब लैम्डा 5 ऊपर मिल जाए और डी लैम्डा नीचे लिख दें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जैसा ये लिखा है आप ऐसे ही इसको अपने माइंड में सेट कर लो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना हो कर लो, पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए ये। नोट में अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, देखो क्वांटम यांत्रिकी सभी प्रकार के कणों के लिए लागू होती है ना। जितने भी परमाणु भी या फिर बड़े जो कण हैं वो सभी प्रकार के कणों के लिए लागू होती है। कौन सी क्या होती है लागू? तो आप कहेंगे सर क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, याद रखेंगे बात। नेक्स्ट देखो प्रकाश जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है ना, किसमें होता है? छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं उन्हें हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोटोन कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तीसरे नंबर का जो फैक्ट है, प्लांक विकिरण नियम प्रतिपादन करता है। क्या भाई साहब प्रतिपादन करता है? तो विकिरण की प्रकृति जो है क्वांटम की प्रकृति होती है, ये चीज़ वो बताता है। विकिरण की जो प्रकृति है वो किसकी प्रकृति होती है? तो आप कहेंगे सर क्वांटम की प्रकृति होती है। ये कौन सा नियम बताता है? तो आप कहेंगे सर ये प्लांक का विकिरण नियम बताता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वो कहेगा बताओ विकिरण की प्रकृति क्वांटम की प्रकृति होती है, ये कौन सा नियम बताता है? तो आप कहेंगे सर प्लांक का विकिरण नियम बताता है।
बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छा और एक बेहतरीन आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ और आप लिखते हुए भी चल रहे होंगे, ठीक है? एक बार सब लोग कमेंट कर दो, लिख दो जय हिंद, वंदे मातरम, है ना? 4 नंबर की बात करेंगे, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के संगत फोटोन की जो ऊर्जा है वो hc अपॉन लैम्ब्डा होगी। कितनी होगी? hc अपॉन लैम्ब्डा होगी दोस्तों। 5 नंबर का जो फैक्ट है, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है। आप कहेंगे सर कितना होता है? तो फोटोन का जो ब्राह्म द्रव्यमान है वो 0 होता है। एक लाइन का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना? और पूछा भी जाएगा, याद रख लेना, ठीक है? कुछ आपको दे दें तो कुछ नहीं देखना है, सीधा आप लगाएंगे फोटोन का जो ब्राह्म द्रव्यमान है वो भाई साहब 0 होता है। वेरी नाइस। 6 नंबर का प्रश्न, है ना? फैक्ट में ही समझ रहे पर है ये क्वेश्चन ही। गतिशील फोटोन का जो द्रव्यमान है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर होता है। इस डायरेक्ट फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, है ना? 7 नंबर का जो फैक्ट है, विभिन्न विकिरणों में गतिशील फोटोन का जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, है ना? फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान तो आप कहेंगे सर 0, विभिन्न विकिरणों में गतिशील फोटोन का द्रव्यमान तो आप कहेंगे सर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है? ध्यान रख लेना, है ना? और चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, है ना? देखो हम आपके माइनर सब्जेक्ट की भी क्लासेस लाते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन, योगा हुआ या फिर फूड प्रोसेसिंग हुई, इनकी प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में आपको हम लास्ट में मैराथन क्लास भी उपलब्ध करवाते हैं। मैराथन क्लास का अर्थ हुआ मात्र एक वीडियो में, जी हाँ बिल्कुल, मात्र एक वीडियो में पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देना। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्ध करता है। अब आपको बताना है भाई साहब, प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है वो क्या सिद्ध करता है? तो वो क्वांटम की प्रकृति होती है, वो आपको बताता है, ठीक है? क्या बताता है भाई? क्वांटम की प्रकृति बताता है ना? द्वितीय प्रकृति या फिर कोई अन्य चीज़ें नहीं बताता है, याद रखना, केवल क्वांटम की प्रकृति बताता है। अब देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो परिवर्तन है वो क्या करता है? तो भाई साहब वो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए ये चीज़ें लिखी हैं। देखो 7 नंबर का प्रश्न, अब हम फोटोन से संबंधित कुछ तथ्य समझ लेते हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया था कि जो प्रकाश है उसके जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उन्हें हम फोटोन कहते हैं। अब समझो एक बात और, इसकी ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटोन की जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? तो आप कहेंगे सर आवृत्ति पर। जल्दी से बताओ, आवृत्ति को क्या हम एच से शो करते हैं कि नहीं? हर्ट्ज से शो करते हैं कि नहीं? बताओ क्या होती है इसकी यूनिट, है ना? जल्दी से कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह सदैव प्रकाश के वेग से गति करता है। किसके वेग से गति करता है? तो आप कहेंगे सर प्रकाश के वेग से गति करता है। बताओ प्रकाश का वेग कितना होता है, कोई बताएगा हमें, है ना? हवा का वेग, प्रकाश का वेग, जल्दी से कमेंट करो, करो जल्दी से कमेंट, हम देखें कितनी पढ़ाई हो रही तुम लोगों की। इससे संबद्ध तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। किससे संबंधित? फोटोन से संबंधित, ठीक है? तो आपको 3 चीज़ें पता चल गई, कौन कौन? आप कहेंगे सर पहली तो यही पता चल गई कि इसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, किसकी? फोटोन की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, पहली चीज। दूसरी चीज पता चली सर सदैव प्रकाश की चाल के बराबर इसकी गति होती है फोटोन की। दूसरी चीज नेक्स्ट पता चली, इससे संबद्ध जो तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आपने काफ़ी चीज़ें पता कर ली हैं। एक बात और हमने आपको बताई थी, जो प्रकाश छोटे छोटे पैकेट में होता है उन्हें फोटोन कहते हैं। बहुत बढ़िया। 8 नंबर का प्रश्न, कॉम्पटन प्रकीर्णन में विस्थापन के लिए सूत्र। बिल्कुल सही है, ऐसे याद रख लेना, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, देख लेना आप, है ना? यकीन मान लेना, यही डायरेक्ट आएगा आपके एग्जाम में। ये नहीं आया तो जितने हमने बताए हैं उनमें से कोई ना कोई जरूर मिलेगा आपको, है ना? जो मैंने आपसे वादा किया है ना 30 प्लस का, है ना? यकीन मानिए इस क्लास से आप 30 प्लस ही लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सोच समझ करके हमने ये चीज़ डिज़ाइन करी है ना? आपका एग्जामिनर कहाँ तक खिलेगा, थोड़ा सा माइंड लगाया है। देखो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है, ये देख लें, TMX इक्वल एच वी माइनस वी नॉट, बिल्कुल सही है, यही वाला आपका हो जाएगा। इसको भी आप अपने माइंड में सेट कर लो, है ना? लिख लो, कुछ भी करो, पर एक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 10 नंबर का प्रश्न, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित हो रहे हैं, इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? तो आप सीधा याद रखेंगे लैम्डा पी, है ना? लैम्डा पी प्रोटॉन के लिए और लैम्डा ए या फिर लैम्डा अल्फा, ये किसके लिए बताओ? अल्फा कण के लिए कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर √8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक है? यही जो है आपका राइट आंसर, यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने आपको एक बात और बताई थी, फोटोन का जो ब्राह्म द्रव्यमान है कितना होता है? तो आपने कहा था सर 0 होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, भिन्न भिन्न किसके लिए होता है, किस विकिरण के लिए भिन्न भिन्न होता है, बताओ जल्दी, है ना? 11 नंबर का प्रश्न अभी बताया था हमने आपको, बताओ डी ब्रोगली जो संबंध है वो क्या है? तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी, या एम भी को हम पी के बराबर लिखते हैं, देखो हमने बताया था अभी, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी भी होता है, ठीक है? और एक और संबंध है जो एच एच डैश में, वो क्या है? एच इक्वल एच डैश अपॉन अंडर रूट
2m के, क्या होता है भाई 2m के। तो इसको भी अपने माइंड में सेट कर लेना, इन तीनों चारों में से एक ना एक पूछा ही जाएगा, ठीक है, एक ना एक पूछा जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समूह वेग vg। देखो दोस्त, हो सकता है आपको ये क्लास थोड़ी सी फास्ट लग रही हो, है ना। जल्दी जल्दी हमने ये क्लास बनाई है, वो बात ये है ना कि हम चाहते हैं आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। मेरा मतलब ये नहीं रहता कि आप 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, है ना। आप जितनी कम क्लास ये देख रहे हैं, ठीक है, इस क्लास में आपको 30+ अगर मिल रहे हैं तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। आप सब कुछ मेरा तो सीधा सीधा एक ही सिद्धांत रहता है, मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत अच्छे और पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार चीज़ करवाऊँ, है ना। जो लोग पैसे बना करके बेचते हैं ना, या जो ऐसी चीज़ें करते हैं कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने आ जाओ, और पेड कोर्सेज बेचते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई फीस वगैरह रखते हैं, है ना। वो सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में देने की जो आपसे, है ना, वादा आपसे किया था, उस वादे को मैं निभाऊंगा, अंतिम सांस तक निभाऊंगा, है ना। और अब अपने परिवार बीएससी एमबीए सोम स्टडी प्लेटफॉर्म पर अध्ययन कर रहा हर बच्चा, हर महिला, हर गृहिणी, है ना, हर भाई बहन अपना परिवार है, और अपने परिवार को साथ लेकर अंतिम समय तक चलेंगे दोस्तों, जब तक सांस रहेगी, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की, बहुत बढ़िया। समूह वेग vg तथा कण का जो वेग है vp में संबंध कितना है? तो आप कहेंगे सर क्या vg बड़ा vp से है या फिर vg vp है? ये है, देखो सीधा सीधा है, कण का वेग अगर vp ना दिया हो, है ना, समझ जाओ पहले बात, अगर vp ना दिया हो तो आपको ऐसा दिया रहेगा, तो vg जो है वो इक्वल vk है, आप सीधा बता देना, ठीक है। और अगर फेस वेलोसिटी p ऐसे दिया है और ये ग्रुप वेलोसिटी g ऐसे दिया है, तो ये अगर मिल जाए तो ये भी सही है, ठीक है। अपने माइंड में सेट कर लो। चलो अब देखो यहाँ से हम एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। यदि द्रव्य तरंगों का जो कला वेग है vp है तथा समूह वेग कितना है vg है, तो हम देखेंगे vp इक्वल vg/2, ठीक है। क्या है? vp इक्वल vg/2। vp क्या है बताओ? ये है फेज वेलोसिटी, कण का वेग, है ना। vg क्या है? तो आप कहेंगे सर ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो आपने याद रख लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब ये देख लेते हैं vg क्या होता है। एक्चुअल में vg जो है ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन डी के है। क्या है? डी ओमेगा अपॉन डी के है, बहुत बढ़िया। कला वेग vp तथा प्रकाश के वेग c में क्या संबंध है? तो बिल्कुल नीचे आप देख लेना, ये दोनों में प्रकाश के वेग, कला वेग, दोनों में जो संबंध है वो क्या है? vp हमेशा बड़ा होता है किससे? प्रकाश के वेग से, प्रकाश की चाल से हमेशा बड़ा होता है। चलिए बहुत बढ़िया। 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समय के लिए। अब देखो 3 से 4 यहाँ पे हम फॉर्मूला आपको बताएंगे लॉरेंस से, और लॉरेंस से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। अभी हम आपको जो बता रहे थे कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, तो उसमें एक लॉरेंस भी था, है ना। और लॉरेंस से एक क्वेश्चन मिलेगा और फॉर्मूला का मिलता है सीधा, या तो आपको हो सकता है लंबाई के लिए परिवर्तन मिल जाए, या फिर जो और समीकरण है उसके एक्स निर्देशांक के लिए उससे मिल जाए, या समय के लिए लंबाई, समय या निर्देशांक में से एक पक्का मिलेगा। तो आप देख लो 13, 14, 15 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, और इन तीनों में से एक मिलेगा। समय के लिए लॉरेंस परिवर्तन क्या है? तो आप बिल्कुल ऐसे ही देख लो, ठीक है। और लंबाई के लिए क्या है लॉरेंस परिवर्तन? तो ये है आपके सामने। और अगर ये एक्स निर्देशांकों के लिए है तो ये है, ठीक है। इन तीनों को आप स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में लिखो, कुछ भी करो, ये एग्जाम में आपको मिलेगा। पर आपका ये जो क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलत अगर हो गया तो बस समझ लेना आप, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। 16 नंबर का प्रश्न देखो, लॉरेंस परिवर्तन समीकरण में जो निर्देशांक के लिए परिवर्तन है वो जेड डैश इक्वल जेड और वाई डैश इक्वल वाई, दोनों ही सही है, याद रख लेना। जेड के केस में जेड, वाई डैश के केस में ये वाई, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर का जो प्रश्न है लॉरेंस से, वो देखेंगे हम। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इस वजह से हमने इसको भी नहीं छोड़ा है। लॉरेंस जो कारक क्या है? तो आप ये बिल्कुल याद रख लें, गामा इक्वल √1 - v² / c² की पावर 1/2, है ना, अंडर रूट में है। तो आप बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। चलो अब बात करेंगे 18 नंबर के प्रश्न। देखो, दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में जो संबंध कराने वाले सही रूपांतरण समीकरण है वो क्या है? तो आप कहेंगे सही वो है लॉरेंस। सिर्फ लॉरेंस ही है जो दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को का जो रूपांतरण है वो सही से कराता है। अब जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की बात अगर आ गई है तो हम जरा सा समझ लेते हैं दोस्तों। 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने रहेगा। जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में जो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की अगर हम बात करें तो जो नियम लागू होते हैं या जो चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल सही सही लिखे हैं, है ना। ये ऑप्शन नहीं है, चारों सही 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 तत्व है। आप समझो, न्यूटन का नियम लागू होता है। देखो, जड़त्वीय जितने भी निर्देश फ्रेम होते हैं उन सब में न्यूटन का नियम लागू होता है, इस बात को आप समझेंगे। दूसरा है, प्रत्येक फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गति करता है ना। कैसे गति करता है? तो आप कहेंगे सर एक दूसरे के सापेक्ष करता है और नियत वेग से, है ना। एक बिल्कुल वेग नियत रहता है, उस वेग से गति करता है। दोनों ही बात समझ गए, है ना। कैसे करता है? एक दूसरे के सापेक्ष और एक दूसरे से के साथ नियत वेग से गति करता है, और सब में न्यूटन का नियम लागू होता है, ठीक है।
तीसरा है भौतिकी के सभी नियम जो है समान प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक, ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए है कुछ। चौथा है जैसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम एस है, उसके सापेक्ष अगर एक समान वेग से गतिमान फ्रेम एस डैश है तो फिर उसको कहेंगे कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम ही होगा वो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दोनों बातें याद रखेंगे, कौन कौन? एक समान वेग और एक दूसरे के सापेक्ष। बहुत बढ़िया। लास्ट है आपका ट्रांजिस्टर। कहा था ना, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, हम सबको हमने पढ़ लिया है लगभग। ट्रांजिस्टर क्या है? तो आप कहेंगे सर वैद्युत धारा पर कार्य करने वाली एक युक्ति है ट्रांजिस्टर। ठीक, अब देखो ट्रांजिस्टर का जो धारा लाभ है, सीधे सीधे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप चुपचाप से आराम से याद कर लो। ये इक्वल S21/1 प्लस S22R2 है ना, S22R2। बिल्कुल, अभी यहाँ से समझो जो क्वेश्चन आता है। धारा लाभ बीटा एवं अल्फा में संबंध है ना, धारा लाभ बीटा और अल्फा में क्या क्या संबंध है? तो बीटा इक्वल अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे, है ना। देख लेना आप, सीधा सीधा एग्जाम में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22, धारा लाभ गामा और अल्फा में क्या संबंध है? आप कहेंगे सर गामा इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा है साहब। ठीक है, अल्फा है। दोस्तों तक पहुँचाओ यार वीडियो को, है ना, वो भी परेशान हो रहेंगे। वो कहते भी हैं कि अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो भगवान भी आपका अच्छा करते हैं। तो बिल्कुल अच्छा करो, अपने दोस्त को भेज दो, उनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी सी, वो भी बेचारा परेशान हो रहा होगा, है ना, कि फिजिक्स की अच्छी क्लास नहीं मिल रही भौतिक विज्ञान की। ठीक है, तो उसका भी लाभ हो जाए थोड़ा सा, है ना। धारा प्रवर्धन का मान बिल्कुल ऐसे याद रख लेंगे, डेल इक्वल डेल आई सी अपॉन डेल आई, है ना, सीधा सीधा मिलेगा आपको एग्जाम में। आप जब एग्जाम दे करके आएंगे देख लेना, आप मुस्कुराते हुए आएंगे, है ना, टेंशन ना लेना आप। उत्सर्जित धारा आई का मान क्या है? तो आई इक्वल आई बी प्लस आई सी, है ना, आई इक्वल आई बी प्लस आई सी। अगर आप ये वीडियो जो है वो मिस कर देते हैं तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं अपने 30 नंबर गंवा देंगे, है ना। शक्ति प्रवर्धक की मैं बात करूंगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल आर एल अपॉन आर ई। ठीक है, शेयर जरूर करो क्लास को, है ना, दोस्तों तक पहुंचाओ। कुछ आपसे बातें करनी है वो समझो सबसे पहले। अब बात यह है, देखो हम आपसे कह रहे थे ना कि हम फूड प्रोसेसिंग भी पढ़ाते हैं, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण, जो आपका BA BSc BCom सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, वहाँ से जितनी भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं उन सब से रिलेटेड हमने इस वीडियो को बनाया है। अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना, राशन कार्ड से जो संबंधित प्रश्न है, एगमार्क, ISO हॉलमार्क, खाद्य सुरक्षा नियम, सब कुछ हमने पढ़ाया है। और केवल एक क्लास नहीं है, 4 से 5 क्लास हो गई हैं इसमें, है ना। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चुपचाप से देख लो। ठीक है, चुपचाप से जाओ और देख लो। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन योगा। ये भी अगर आपका माइनर या फिर मेजर है, शारीरिक शिक्षा एवं योग, तो इसकी भी हमने क्लासेस बनाई हैं, 3 से 4 क्लासेस बनी हैं और सबके जो है हमने बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में आपको और इसका सबका पाठ्यक्रम करवाया है। तो आप पाठ्यक्रम मैच कर लें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको PDF देते हैं। BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको शेयर कर देंगे, आप लिंक पर क्लिक करके सीधा ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब एक और बात आप सुनो जो हमें आपको बतानी है। आपके जो एग्जाम चल रहे थे अभी SSC CGL या फिर CHSL का, है ना, UP पुलिस कांस्टेबल, UP पैट, है ना, इन सब के जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए मैथ्स को हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है? तो आप कहेंगे सर बेसिक से स्टार्ट किया है ना। इस बेसिक में हमने मैथ की 4 से 5 क्लासेस हमने कंप्लीट भी करी हैं और वहाँ पे देखना एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लासेस तो अपना जो आपका एक और परिवार है BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का, MBA शिवम सरकारी नौकरी वाला परिवार, इसको प्यार दें, है ना, वहाँ पर जाएं, क्लासेस देखें। बाकी आप हमें बताओ वहाँ पे भी क्लास कैसी लगी आपको, है ना। और नेक्स्ट क्लास आपके सब्जेक्ट की चाहते हैं तुरंत जल्दी से कमेंट करके बता दो यार। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने परिवार BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को तो जुड़ जाओ, परिवार बन जाओ अपना, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर